थोड़ा सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। अब वो सिस्टम नहीं, डिसाइड द सिस्टम एंड FOR ये इसको अट्रैक्ट करेगी, आगे बढ़ जाएगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 16। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? हम लोगों ने कुछ फोर्सेस के बारे में जाना था, वेट और मास के बारे में जाना था, मोमेंटम, टाइम ग्राफ के बारे में बहुत कुछ जाना था। नहीं देखा है तो देख लेना। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ा सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। अब वो सिस्टम नहीं, सिस्टम जो कि मैकेनिक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन सारे हथियार को पहले तैयार कर लेते हैं जो कि वहाँ यूज़ होने। तो सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है बेसिकली, ये टॉपिक भी सही नहीं है बस, लेकिन हमें क्वेश्चन लगाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम समझते हैं। तो सिस्टम है क्या? अप्लाइंग न्यूटन लॉ या किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्पेशली यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, सिस्टम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम वो पार्ट है जिस पर आप एनालिसिस अप्लाई करते हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है। जैसे कि अभी इस बोर्ड पे बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ये जो दा है इसकी एनालिसिस करो, तो आपके लिए इस बोर्ड पर जितने भी दा लिखे हुए हैं जहाँ पर, वो सब आपके सिस्टम का पार्ट है। बाकी सब छोड़ दो, बाकी उसके लिए आप कोई मायने नहीं रखता उसके बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम पर अगर आपको न्यूटन लॉ अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना ये बात, डिसाइड द सिस्टम एंड FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्सेस अप्लाई होंगी। ये सब पढ़ चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना जाके। बेसिकली हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ज़्यादा डील करना है, तो उसके बारे में तो हम टेंशन लेंगे नहीं। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हो सकता है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या बॉडी का बना हो, सिंगल पार्टिकल हो, या बहुत सारी बॉडीज मिली हुई हो। अब जैसे मैं ही आपसे कहूँ एक कार एक आपका सिस्टम है, तो कार में सिर्फ एक लोहे की बॉडी नहीं है ना, उसमें टायर्स हैं, ब्रेक्स हैं, बहुत सी चीज़ें। जैसे ट्रक है, ट्रक में क्या है? ट्रॉली है, आपका इंजन है आगे, तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हो सकता है। बात समझ में आ रही? सिस्टम में बी अ सिंगल पार्टिकल, अ ब्लॉक, अ बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस पर भी एनालिसिस कर रहे हो, ये डिफाइन करना कि सिस्टम क्या है बहुत ज़रूरी है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन सिस्टम डिफाइन करने से पहले क्या है? दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव सेम एक्सेलरेशन, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बोला कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक को ही आप कंसीडर कर लो। तो ट्रक को आप पूरा एक सिस्टम मान सकते हो। ये पूरा एक आपका सिस्टम है। कह दोगे सर ऐसा कैसे? भाई इसके टायर, पूरा ट्रक बॉडी, ये सब अटैच है, तो इसका एक्सेलरेशन, भले ही इसमें बहुत सारी बॉडीज़ या पार्ट्स कनेक्टेड हैं, लेकिन सबका एक्सेलरेशन एक साथ होगा। यानी अगर मैं एक को मूव करूंगा तो सब मूव हो रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा, ये HC वर्मा सर की बुक में है, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता सिस्टम को समझाने के लिए। लेजेंड तो है ही है भाई, इसीलिए तो इतनी बुक फेमस है। ठीक है, मैं उनके कुछ वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पर। मैं देख रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। बच्चे ये सब बेकार की चीज़ें देख रहे हैं। वो बंदा जो कि अपने आप में फिजिक्स का लेजेंड है, उसके इतने अच्छे वीडियो आते हैं, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर, सब पे आते हैं, जिन पे तुम हमेशा टाइम बिताते रहते हो। उनको क्यों नहीं देखते? उनकी बातें सुनो, बहुत अच्छी बातें करते हैं पढ़ाई के बारे में, और मुझे उनकी बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं। देखना जाके, ठीक है? चलो छोड़ो, अब समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो, ये एक सरफेस पे ये A ब्लॉक, एक B ब्लॉक, एक C ब्लॉक, और एक ये रोप से कनेक्टेड है, और ये एक पुली है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक पूरा लेक्चर होगा पुली सिस्टम्स पे, वो समझेंगे कि पुली बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे कुएं से पानी निकालते हुए वाला वो सिस्टम, पूरा पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, मूवीज़ में अगर नहीं देखा तो देखो, एक रस्सी जाती है, एक गोल गोल रील टाइप की होती है, उसके ऊपर से जाती है इस कुएं के अंदर, वेल के अंदर, तो आप उसको खींचते हो, वही बेसिकली पुली है। ठीक है, तो इस पुली पर ये रोप A से कनेक्टेड है, A के ऊपर एक ब्लॉक B रखी है, ये रोप C से कनेक्टेड है, C से रोप जो कनेक्टेड है पुली के ऊपर होते हुए जा रही है, और एक ये डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, ये इस रस्सी के ऊपर नीचे हो सकती है। बात समझ, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक, लेकिन ये रोप से रिजिडली कनेक्टेड नहीं है। फिर एक ये ब्लॉक E है, ये कनेक्टेड है रोप से, ठीक है, और ये एक दूसरी पुली के ऊपर से होते हुए जाते हुए एक ब्लॉक G से कनेक्टेड है, और इस G ब्लॉक को ये बंदा खींच रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी एनालिसिस में देखो, एक तो तरीका ये है कि अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग सिस्टम मान लो, A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, E अलग है, G अलग है।
ठीक, ये तो बहुत आसान तरीका है, ये तो कर ही दो। लेकिन अगर मुझे इसको आसान बनाना होता तो मैं क्या करता, अपने सिस्टम को ऐसा बनाता जिसमें कुछ ब्लॉक एक साथ रख पाता, तो उनकी एनालिसिस करते वक्त मुझे क्या होता, ज़्यादा कठिनाई ना होती, क्योंकि उन सब पर एक ही टाइप के मैथमेटिक्स अप्लाई होते। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि इन सब में एक्सेलरेशन सबका कैसा होगा, पहले एक्सेलरेशन एक जैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो बच्चों जरा ध्यान से समझो, अगर ये बंदा इस जी को खींचेगा आगे, तो जितनी दूरी से जी आगे जाएगी, अगर ये रोप इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब खींच नहीं रही है, तो जिस दूरी से मान लो ये एक्स दूरी आगे बढ़ा किसी पर्टिकुलर टाइम में, या उसका एक्सेलरेशन हुआ, कुछ एक्सेलरेशन हुआ, आगे बढ़ा, तो उसी सेम दूरी से सी भी आगे बढ़ेगा। देखो ये इसको खींच के आगे ले जाएगा, ए भी आगे बढ़ेगा, और ए के ऊपर बी रखा है तो बी भी आगे बढ़ेगा। तो मैं ए बी सी जी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से किसी को भी मिलाकर एक सिस्टम बना सकता हूँ। मतलब इन सबको मैं एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। कैसे, कौन कौन से, वो अपनी कन्वीनियंस पे होगा। चाहे मैं ए प्लस बी को ले लूँ, ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी को ले लूँ, बात समझी, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, इन चारों को सिस्टम का पार्ट बना दूं। या ये भी हो सकता है बी और सी को ले लूं, सी और जी, मतलब इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इन सबको एक ही सिस्टम में बना सकते हो, या उनको अलग अलग ट्रीट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। इनको आप ले सकते हो, लेकिन कहो कि सर आपने डी और ई को क्यों नहीं लिया। यही बच्चों बात है। देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने ये तो देखा कि अमाउंट सेम है। देखो एक्सेलरेशन इनका भी ए होगा तो इसका भी ए होगा, क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन देखो इनका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। अब कहोगे सर बात तो सही, ई जो है, ई ये मूव कैसे कर रहा है, वर्टिकली कर रहा है। तो देखो ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल, तो इसको सिस्टम का पार्ट ना बनना। ई को ए बी सी जी के साथ नहीं लेना है, बात समझ गए कि नहीं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका अलग है। कह दोगे सर वैल्यू तो सेम आएगी ना, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये भी होगा सेम होगी बच्चों, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो इसको सिस्टम का हिस्सा मत मानना। अगर मान लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें गलत होंगी, लेकिन एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बात समझे। तो ये जो है कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ, कैन नॉट नहीं लिखता हूँ, ये सिस्टम का पार्ट मत लेना। अगर सिस्टम बनाना है तो ई को एक अलग सिस्टम बनाओ। अब कह दो सर डी तो बिल्कुल ही अलग है, डी तो रोप से कनेक्टेड ही नहीं, ये अपनी मर्जी से ऊपर नीचे खिसक सकता है, तो डी एक अलग सिस्टम बना लो। तो ये हो गया आपका एक सेपरेट सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, ये हो गया आपका एक सेपरेट सिस्टम, ठीक है। और ए बी सी और जी ये अपनी मर्जी से जो बनाना हो कॉम्बिनेशन वो बना लो, ठीक। अब कहो कि सर ये तो मैं समझ गया, ये आपने बताया क्यों, ये भी समझ गया। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको मैं पहले भी कर चुका हूँ। सिस्टम गलत यूज करने की वजह से होता क्या है, बच्चे लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि न्यूटन ने जो बताया वो गलत बताया। अब आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ऐसे रील्स पे भी, आप लोग इंस्टाग्राम पे तो बने ही रहते हो, ये ऐसे आता नहीं रहता है कि मान लो एक कार है और मैं कहता हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, मैं ऐसी कार बनाऊँगा जो बिना पेट्रोल तेल पानी कुछ नहीं लगेगा, वो हमेशा चलेगी जब मैं चाहूँगा। मैं क्या करूँगा, इससे एक रॉड अटैच कर दूँगा और यहाँ पर एक मैग्नेट यहाँ लगाऊँगा, इसका साउथ पोल यहाँ होगा, और एक मैग्नेट इस रॉड में लगाऊँगा नॉर्थ पोल, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, आगे बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होगा? यही तो बात है बच्चों, नहीं होगा। क्योंकि देखो ये सब रिजिडली कनेक्टेड है कि नहीं, और ये सब एक सिस्टम बना रहे हैं, एक लौता सिस्टम बना रहे हैं, ठीक। और न्यूटन लॉ कहती है कि कोई भी, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन तब होगा जब इस पूरे सिस्टम पे कहीं बाहर से फोर्स लगेगी, बाहर से। ये सब तो आपस में ही कनेक्टेड है ना, तो कहाँ से बाहर से फोर्स आई? कोई बाहर से नहीं, ये तो इंटरनल फोर्स हो गई सिस्टम की। तो ये आगे क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ समझ रहे हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम सोच रहे हो ये मैग्नेट लगा के मैं इसको खींच लूंगा, नहीं खींच पाओगे, क्योंकि ये गाड़ी भी तो इसको पीछे खींच रही है। तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गई, कैंसिल आउट हो गई। बाहर से फोर्स चाहिए हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर इसी जगह में ये काम करता कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं, मैग्नेट से ही चलाना है, ठीक है हम चलाएंगे। एक मैग्नेट यहां लगाओ, साउथ पोल मान लो उसका यहां दे दिया, दूसरा मैग्नेट तुम हाथ में पकड़े रहो और इसके पास जाके इसको खींचने को, तब ये आगे बढ़ जाएगी, तब ये आगे बढ़ जाएगी। ये हाथ में है तुम्हारे और इसको सामने से ऐसे दिखा रहे हो, गाड़ी आगे तुम्हारी तरफ खींचती चली आ रही, तब हो जाएगा। कह दोगे सर क्यों? देखो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा अब सेपरेट सिस्टम, एक अलग सिस्टम। इस पर ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, बात समझी कि नहीं? तो सिस्टम अगर आपने गलत डिफाइन कर दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।
बात समझे कि नहीं। अब यहां पर इसको एक सिस्टम मत मान लेना, बात समझे। मानने को मान लोगे, एनालिसिस गलत हो जाएगी थोड़ी बहुत। इस लेवल पे गलत कैसे होगी, क्योंकि तुम अगर इस मोशन को सही से कंसीडर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि मान लेंगे एक सिस्टम तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएंगे, लेकिन वो एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जनरली सिस्टम क्या है आपका, ये सिस्टम, और इस एनवायरमेंट पे एक्सटर्नल फोर्स देखो लग रही है, बात समझे। जब इसको कनेक्ट कर दिया था तो क्या हुआ था, ये तो सिस्टम का ही पार्ट बन गया था, ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे, बात समझे। चलो देख लिया, कितना इंटरेस्टिंग था। और दूसरा स्टेप क्या है, इसको लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस सिस्टम पे लग रही हैं उनको आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। और ये फोर्सेस वो होनी चाहिए जो सिस्टम के ऊपर लग रही, ना कि सिस्टम के द्वारा लगाई जा रही, बात समझो। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम। जैसे कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सिस्टम। एनी फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फोर्सेस। इसका बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, कैसे कि जैसे अभी मान लो हम लोगों ने टेबल का ही एक एग्जाम्पल लिया था, टेबल और मास का एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों, याद करो, ठीक है। ये लिया था हम लोगों ने, इसका मास m था। अब मैं आपसे कहूं कि सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम है हमारा मास, या बुक हमारी जो है वो सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यही हमें सिस्टम लेना है, हमें एनालिसिस बुक के ऊपर करनी है। हमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें बुक की एनालिसिस, क्या फोर्स लग रही, क्या रिएक्शन, ये सब पता करना। तो इसको मैंने अलग कर लिया और इस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो दिखा रही। इस पर जो फोर्सेस लग रही, m मास था, इसके ऊपर एक ग्रेविटी mg लग रही है और एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रही है ड्यू टू टेबल। बात समझ गए कि नहीं, बस इतना ही दिखाना है। अगर आपसे मैं कहता कि टेबल सिस्टम है, तो टेबल अगर सिस्टम होगा तो टेबल पे कौन सी फोर्स लग जाएगी, याद करो लास्ट वाले लेक्चर में। टेबल पे यही नॉर्मल रिएक्शन जो ये ऊपर लगा रहा है, इसका एक्शन क्या होगा इसके ऊपर, ये n की, बात समझे। तो सिस्टम अगर वो है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये दो फोर्सेस आ जाएंगी, बात समझे। अगर ये मूव करने का प्रयास कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको देख लो एक बार। तो जितनी भी फोर्सेस हैं जो बॉडी पर लग रही हैं उनको आपको दिखाना है, बात समझे। अब ये मत कह देना कि सर मान लो अगर ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, ये भी एक फोर्स लगा रहा है उस पर। वही तो बच्चों मैं कह रहा हूँ, ये कोई फोर्स लगा रहा है तो जब उस बॉडी का हम बनाएंगे डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो वाली फोर्स तो उसमें आ ही जाएगी। इसलिए जितनी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं सिर्फ वो दिखाना, जो ऑब्जेक्ट फोर्सेस लगा रहा है वो मत दिखा देना। बार बार मैं यही बातें कह रहा हूं, ठीक है, समझ गए। और स्टेप 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमेशा अपनी प्रैक्टिस बना लो बच्चों कि जब भी फोर्स से डील कर रहे हो या लॉ ऑफ मोशन या कोई भी ऐसा चैप्टर सॉल्व कर रहे हो जिसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सिस्टम आइडेंटिफाई करो, सारी फोर्सेस आइडेंटिफाई करो और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऐसा मत करो कि जैसे मान लो टेबल और ये क्या था सिस्टम आपका, बुक वाला सिस्टम था, आप सारी फोर्सेस यहीं पे दिखा दो। क्या कह दो कि सर ये देखो mg लग गया, ये देखो n लग गया, और इसी के ऊपर ये देखो n एक और लगा हुआ है जो कि टेबल पे। कितना कंफ्यूजिंग, कौन बता पाएगा कि ये n टेबल पे लग रहा है कि ये मास पे n नीचे की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपने सिस्टम अलग करा है उस पर जितनी फोर्सेस हैं उनको प्रॉपरली दिखाओ और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका। यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ये नहीं बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत हो जाएंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सिस्टम एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर इसलिए था, बताने को तो मैं बहुत कुछ बता देता, क्योंकि सिस्टम अगर आपने गलत डिफाइन कर दिया जैसे मैंने पहले बताया था तो आपके आंसर गलत होने लगेंगे, ठीक है। तो अब जब भी मैं बात करूं फोर्सेस की, कौन कौन सी फोर्सेस जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, और सिस्टम की, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने इसीलिए ये सब पढ़ाया ताकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं बोल दूं इस सिस्टम को लिया, उसके ऊपर ये फोर्सेस लगाए, तो तुम पता चला तुम्हारा दिमाग घूम गया, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।